हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब मैं अपना प्रॉमिस निभाना चाहता हूं। मैंने एक वादा किया था कि मैं आपके लिए वो खबरें लेकर आऊंगा जिससे आपको टीवी और अखबार देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो खबरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो टीवी अखबार नहीं दिखाते हैं। और अगर ये खबरें दिखाते भी हैं तो उसमें मैनिपुलेशन होता है। उसमें ऐसा मैनिपुलेशन होता है जो आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, टीवी अखबार का बहिष्कार करना ज़रूरी है। और इसी से संबंधित मेरी पहली खबर है दोस्तों। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकर्स को बैन कर दिया है। अब उनके नाम कौन कौन से हैं? ये टीवी एंकर्स हैं जो दिन रात टेलीविज़न पर नफरत फैलाते हैं, जहर घोलते हैं। ये विषैले एंकर्स हैं जिनका इंडिया गठबंधन ने सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार इसलिए किया है क्योंकि ये समाज में नफरत फैलाते हैं और सरकार से, सत्ता से सवाल ना करके ये विपक्ष से सवाल करते हैं। तो दोस्तों, इन नफरती एंकरों के नाम सामने आ चुके हैं जिन्हें इंडिया गठबंधन ने बैन कर दिया है। इनके नाम आप सुन लीजिए। इनके नाम है अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्णव गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पाराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरोर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो जिससे आप वाकिफ नहीं होंगे। कुछ नाम ऐसे हैं जो आपकी जुबान पर होगा, जैसे कि चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, रूबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा और अर्णव गोस्वामी। दोस्तों, ये वो नाम हैं जो दिन रात नफरत फैलाते हैं, जो दिन रात हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद करके हिंदू मुस्लिम के बीच में एक बड़ी खाई, एक बड़ी दरार पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने इन्हें बैन कर दिया है। तो दोस्तों, आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब चौथे स्तंभ को लेकर विपक्ष में इतनी ज्यादा नाराजगी है। दोस्तों, नफरती और विषैले एंकरों को बैन करने के मसले पर अखिलेश यादव ने बहुत ही मजेदार बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा है, एक शेर उन्होंने दरअसल ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, उन खबर नवीसों से रहना खबरदार जो बन बैठे हैं हुक्मरानों के वफादार। तो ये बहुत सटीक लाइन है और यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि इनसे आप लोग सावधान रहिए। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के इस कदम के बाद मोदी सरकार बौखलाई हुई है। मोदी सरकार के मंत्री जो कहते हैं गोली मारो ... को, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। ये सिखा रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। ये कह रहे हैं, एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई तो दूसरी इंडिया गठबंधन ने लगा दी। वाह भाई वाह, ये तो मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हैं। इंडिया में, भारत में मोदी सरकार है और ये कह रहे हैं इमरजेंसी विपक्ष ने लगा दी। ये हास्यास्पद नहीं तो और क्या है दोस्तों। ये अनुराग ठाकुर है, मंत्री हैं मोदी सरकार में, अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं और ये कह रहे हैं कि दूसरी इमरजेंसी लग गई है भारत में और इंडिया गठबंधन ने इसे लगाया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली खबर है मोनू मानेसर को लेकर। जुनैद नासिर हत्याकांड आपको याद होगा दोस्तों। जुनैद नासिर को किस तरीके से जलाकर मार दिया गया था आपको याद होगा। और अब जो आरोपी है मोनू मानेसर, उसे राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ा सवाल यह है कि गिरफ्तारी तो हो गई है, क्या इंसाफ मिलेगा परिजनों को? क्या मोनू मानेसर को सख्त से सख्त सजा मिलेगी? जो उसने गुनाह, जो उसने जुर्म किया, क्या उसकी सजा मिलेगी? दोस्तों, ओवैसी साहब इसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। ओवैसी साहब ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि नासिर जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को पिछले 7 महीने से हरियाणा की बीजेपी सरकार और वहां की पुलिस ने मोनू डार्लिंग बनाकर रखा था। उम्मीद है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार चुनाव में मुस्लिम हितैषी होने का दिखावा करने के बजाय दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। यानी यहां पर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया है राजस्थान पुलिस, गहलोत सरकार ने, जिससे वो मुस्लिमों का वोट बटोर सके। यहां पर वो एक्सपोज कर रहे हैं, ओवैसी साहब गहलोत सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। कह रहे हैं ये दिखावा नहीं करना है, इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। दोस्तों, इसको लेकर एक ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया गया, जस्टिस फॉर नासिर जुनैद। और हंसराज मीना जी ने लिखा है कि नासिर जुनैद हत्याकांड के सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मोनू मानेसर अब पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। बड़ा सवाल यही है, क्या पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिल पाएगा?
दोस्तों आपको याद होगा कि मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, वाहवाही बटोर रही थी। आर्टिकल 370 लगाया था जम्मू कश्मीर में और कहा था कि आतंक का अब सफाया हो गया है। लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे चीन और पाकिस्तान को मोदी जी। लेकिन मोदी जी के राज में हो क्या रहा है, जरा आप जान लीजिए। दोस्तों, अनंतनाग और राजौरी में मुठभेड़ हुआ है, जहां पर हमारे 3 जवान और 4 अफसर शहीद हो गए हैं। और उसके लिए दोस्तों सभी की आंखें, देश की आंखें नम हैं। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, इनके नाम मैं आपको बताता हूं, इन तस्वीरों को जरा देखिए आप गौर से। दोस्तों, आतंकवादियों के मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, डीसीपी हुमायूं भट्ट, मेजर आशीष डी। दोस्तों, हमने इन 3 जांबाज जवानों को खो दिया। और उधर मोदी सरकार G20 का सेलिब्रेशन कर रही है, G20 का सेलिब्रेशन करने में मस्त है। दोस्तों, इंग्लिश का एक अखबार टेलीग्राफ, उसने क्या छापा है, कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की पोल खोल दी है। दोस्तों, जब पुलवामा हमला हुआ, जब हमारे जवान शहीद हुए, तब मोदी जानते हैं कहां थे? जिम कार्बेट में फोटोशूट करा रहे थे। और जब अनंतनाग में हमारे 3 जवान 4 अफसर शहीद हो गए, तो वो G20 का उत्सव मना रहे हैं। यहां पर साफ तौर पर अखबार ये इस बात को रेखांकित कर रहा है। अब दोस्तों, मुठभेड़ को लेकर हमारे जो जवान शहीद हुए, उसको लेकर जनरल वीके सिंह ने क्या कहा है, वही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। जनरल वीके सिंह कह रहे हैं, जब तक हम पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेंगे, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। अनंतनाग आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का यह बयान है कि हम पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे। अरे 9 साल से सत्ता में हैं आप, पाकिस्तान कितना बदला कितना नहीं हम देख रहे हैं। यहां पर आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं। आखिर मोदी सरकार ये कब समझेगी? दोस्तों, मोदी सरकार इस समय राजनीति कर रही है। मोदी सरकार हर मुद्दे पर सियासत कर रही है। अब मोदी जी सरकारी कार्यक्रमों में भी जाकर कांग्रेस सरकार को, इंडिया गठबंधन को कोस रहे हैं। दोस्तों, जब से महागठबंधन ने, विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तब से बीजेपी और मोदी तिलमिलाए हुए हैं। इंडिया को कभी ये लोग इंडिया नहीं कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं भारत का नाम भी इंडिया नहीं होगा, भारत का नाम भारत रहेगा, सिर्फ भारत कहेंगे, इंडिया नहीं कहेंगे। इतनी नफरत। ये लोग इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं। अब मोदी जी ने एक और कार्ड खेल दिया है, सनातन के मामले को लेकर दोस्तों कार्ड खेल दिया है। मैं तो बार बार कहता हूं कि 2024 का चुनाव भी शायद हिंदू मुसलमान पर होगा, मंदिर मस्जिद पर होगा, और यही बीजेपी को सूट करता है। वो ट्रैक एक लाती है, ट्रैक क्रिएट करती है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे मामला हिंदू मुसलमान का हो ही जाए। अब मोदी जी ने कहा क्या, वो जरा सुनिए आप। मोदी जी ने बौखलाहट में आकर क्या कहा, देश का हर सनातनी सतर्क हो जाए, विपक्ष सनातन को मिटाना चाहता है। जिस सनातन धर्म को महात्मा गांधी ने अपनाया था, उसे ये घमंडिया गठबंधन खत्म करना चाहते हैं। सनातन को खत्म करके ये भारत को 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि सनातन खत्म हो जाएगा तो भारत गुलाम हो जाएगा। किस बात का डर है मोदी जी? क्यों आप हिंदू मुसलमान करते हैं? क्यों बार बार आप धर्म की राजनीति करते हैं? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, सूर्य प्रताप सिंह ने जो ट्वीट किया है वो आपको सुनना चाहिए। बहुत ही मारक ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने कहा, अब सनातन के नाम पर वोट का धंधा दोस्तों, सूर्य प्रताप जी ने लिखा है, अब सनातन के नाम पर वोट का धंधा चलाने का प्लान है। कर्नाटक में बजरंग बली का नाम नहीं चल पाया, लोग समझ चुके हैं अब झांसे में नहीं आएंगे। कभी श्री राम का नाम, मंदिर खूब भुनाया, रोजगार, महंगाई, किसानों मजदूरों की बदहाली पर बात करने से डर लगता है। इंडिया गठबंधन का डर चेहरे पर साफ झलक रहा है। असली घमंडिया कौन है लोग जानते हैं। गोडसे के स्थान पर गांधी भी याद आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने यहां पर गांधी का जिक्र किया है। दोस्तों, कुल मिलाकर मोदी सरकार चाहती है कि 2024 का चुनाव हिंदू मुसलमान पर हो जाए। दोस्तों, आपको अब समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या नेता जो चाहेंगे आप उसी आधार पर वोट देंगे? क्या आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास पर वोट नहीं करेंगे? क्या हिंदू मुसलमान पर आप लोग भी वोट करेंगे? दोस्तों, एक और खबर है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको याद होगा कि एक मनुवादी ने किस तरीके से आदिवासी पर पेशाब किया था। लेकिन आदिवासियों, दलितों पर अत्याचार नहीं रुक रहा है। मध्य प्रदेश में घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं और शिवराज सरकार
और शिवराज सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक शर्मनाक घटना फिर से ऐसी ही सामने आई है, जहां पर दलित से दबंगों ने पहले मारपीट की और जब वो बेहोश होने लगा तो उसके मुंह पर पेशाब कर दिया गया। दोस्तों तो जो घटना है रुक नहीं रही है। आप समझिए, ये लोग कभी भी आदिवासी, दलित हितैषी, मुस्लिम हितैषी नहीं हो सकते। कानून का राज जहां पर नहीं है, आप समझ जाइए कि वो सरकार, उस सरकार का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार, ड्रामा और जुमलेबाजी डूबी बीजेपी की सरकारों से दलित, शोषित, वंचित समाज का भला नहीं होने वाला। इनकी सरकारें समाज में भेदभाव को और गहरा कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हमें समझना होगा कि सिर्फ सत्ता की गुरु किल्ली ही हमें इस व्यवस्था से मुक्ति दिला सकती है। ये अत्याचार तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपकी अपनी सरकार नहीं बन जाती। दोस्तों आकाश आनंद कह रहे हैं कि यह अत्याचार तब तक होता रहेगा जब तक वहां पर कोई अम्बेडकरवादी की सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, बसपा जो है खास तौर से काफी मेहनत कर रही है। आकाश आनंद वहां पैदल मार्च भी कर चुके हैं और इसमें बसपा जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहुत ही एक्टिव तरीके से चुनाव लड़ रही है। तो यहां पर शिवराज की पोल खुल गई है, डबल इंजन सरकार है। ये लोग कहते हैं रामराज आ गया है। क्या रामराज ऐसा होगा जहां पर दलितों, मुसलमानों के ऊपर पेशाब किया जाएगा? दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि बसपा जो है मजबूती से राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो राजस्थान से खबर यह है कि जो आरएलपी के अध्यक्ष हैं हनुमान बेनीवाल, वो अब बसपा की तरफ देखने लगे हैं। वो चाह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो के साथ उनका राजस्थान में गठबंधन हो जाए। तो मैं कह रहा हूं कि इस समय बीएसपी जो है ग्राउंड पर नजर आ रही है और बीएसपी से आरएलपी जो है, पार्टी जो आरएलपी है, वो गठबंधन करना चाहती है। देखते हैं बीएसपी इस पे क्या रिस्पॉन्ड करती है। दोस्तों आखिरी खबर की बात करते हैं, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है देश के लिहाज से ये खबर। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है और एजेंडा किसी को पता नहीं था, एजेंडा नहीं पता था किसी को। अब एजेंडा धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। दोस्तों इस सत्र में 4 बिल पेश किए जाएंगे, लेकिन एक और अध्यादेश सामने आया है जिसको लेकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर यह अध्यादेश कामयाब हुआ तो बीजेपी कभी भी चुनाव नहीं हारेगी। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। दोस्तों चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने का दावा करते हैं, लेकिन मोदी सरकार अब चुनाव आयोग में, चुनाव आयुक्त में संशोधन करने जा रही है। इनकी नियुक्ति को लेकर एक संशोधन का प्लान बनाया है। दोस्तों चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों का चयन करने के लिए, नियुक्ति करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो ये है कि इसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष का नेता रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, यानी सीजेआई रहेंगे। ये अभी एक बॉडी थी जो चुनाव आयुक्त का चयन, नियुक्ति करती थी, लेकिन अब मोदी सरकार इसे बदलना चाहती है। मोदी सरकार इसमें यह चाह रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री हो और कैबिनेट का एक मंत्री हो और विपक्ष के नेता हो। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको क्या लगता है, क्या कोई निष्पक्ष चुनाव आयुक्त देश को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-1 से ये लोग जीत जाएंगे। विपक्ष का नेता अकेले क्या करेगा? यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई था तो बात कहीं ना कहीं बैलेंस थी, निष्पक्ष थी, लेकिन अब मोदी सरकार एक साजिश कहीं ना कहीं यहां कर रही है कि कैसे वो चुनाव आयुक्त को अपने कब्जे में करे। और ईवीएम को लेकर लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से देश में चुनाव होना चाहिए। तो 2024 में क्या होगा दोस्तों, इसको लेकर बहुत बड़ा खेल होने वाला है और सतर्क होना है आपको। फैसला आपके ऊपर है, आपको सोचना है। तो दोस्तों सुबह सुबह की बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए और वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।